ध्यान दीजिए, देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ फ्रैक्शन का वैल्यू देखा था ना डेसिमल फॉर्म में। चलिए देखते हैं ना कि उस फ्रैक्शन का वैल्यू अगर आपको क्या है पता है नहीं, तो वो कैसे हेल्प करता है आपको किसी फ्रैक्शन को किस में बदलने में, डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। मान लीजिए ऐसा लिखा है 8/3। ठीक है, इस 8/3 को आपको चेंज करना है किसमें, डेसिमल फॉर्म में। एक तरीका क्या है, सिंपल, ऐसे आप भाग करिए। हमेशा ध्यान रखिएगा क्या, न्यूमरेटर होता है डिविडेंड और डिनोमिनेटर होता है डिविज़र। 3 दूनी 6, बचा कितना 2, डेसिमल 0, 3 छक्के 18, फिर से 2 डेसिमल लगा 1 0, 3 छक्के 18, फिर ये लगातार क्या होते रहेगा, रिपीट होते रहेगा। तो 8/3 को क्या लिख सकते हैं, 2.66। अब इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं, अगर आपको लास्ट क्लास याद है तो इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं था। क्यों, ध्यान दीजिएगा। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि 2/3 का वैल्यू क्या होता है, 0.66। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 8/3, 3 2 जा 6, कितना बचा 2। ठीक है, 3 दूना 6, तो 2 बार में हो गया 2, क्या बचा रिमाइंडर, तो यहाँ पे क्या लिख दिए 2 रिमाइंडर। अगर आप लोगों को पिछला क्लास क्या होगा याद होगा, तो हम लोगों ने सीखा था क्या, Q R D, याद है ना। यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्वोशिएंट लिखते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर लिखते हैं और यहाँ पे डिविज़र लिखते हैं। जब क्या करना होता है, जब एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में क्या करना होता है, चेंज। देखे थे ना। उसके बाद ये भी समझे थे, इसका मतलब क्या होता है 2 + 2/3। ठीक, 2 तो पता ही है, और 2/3 अगर याद है तो खत्म। ठीक है, ये बस यहीं पे एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे कुछ और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल फॉर्म को किसमें बदलने का प्रयास करेंगे, फ्रैक्शनल फॉर्म में। ठीक है, उससे पहले डेसिमल के बारे में कुछ जानेंगे, ध्यान दीजिए। चलिए, तो इतना ही नहीं है बात इससे आगे है। अगर कुछ और एग्जाम्पल लेके देखें, जैसे कि 5/4, अगेन सेम सिनारियो। क्या, एक तो तरीका ये है 4 एकम 4, 1 बचा, डेसिमल 0, 4 दूना 8, कितना बचा 2, डेसिमल लगा 0, 4 पंचे 20। सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, नो इश्यूज। लेकिन अगर आपको लास्ट क्लासेस की चीज़ों याद है तब ध्यान दीजिए, वही 4 एकम 4, क्वोशिएंट, डिविज़र, क्वोशिएंट, डिविज़र, और यहाँ हमारे पास क्या बच गया, एक रिमाइंडर। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/4। लास्ट क्लास में हमने देखा था 1/4 का वैल्यू कितना होता है, 0.25।
ये क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको चीज़ें याद हैं तो आसानी से, ऐसा नहीं कि हर जगह एप्लीकेबल है। अब आ गया कितना 73/17, मान लीजिए हर जगह उतना एप्लीकेबल नहीं होगा ये, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके लिए यूजफुल हो सकता है। मान लीजिए कुछ ऐसा आ गया कितना, अब 17 का टेबल पढ़ने बैठे, 17 का 17, 17 का 68, तो क्या आएगा 4, 68, इधर बचा 2, 3, 5। अब यहाँ ये एप्लीकेबल नहीं। अब हर फ्रैक्शन का आपको डेसिमल फॉर्म याद ही हो जाए तब तो फिर काहे का, तब तो सब याद ही कर लेंगे। नहीं तो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ध्यान दीजिए, एक चीज़ समझिए, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाया जाता है बहुत ज़्यादा, और उसके अनुरूप समय क्या रहता है, बहुत ही कम। तो बोलिएगा ये तो फिर नाइंसाफ़ी हो गई नहीं कि क्वेश्चन ज़्यादा है समय कम है। नहीं, क्वेश्चन तो ज़्यादा है, लेकिन साथ में क्वेश्चन ऐसा है कि अगर जो सही से पढ़ा हो तो क्या कर लेगा, खटाक से बना के आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, हर क्वेश्चन में एक ट्रिक रहता है। ठीक है, इसीलिए आप ये चीज़ गौर किए होंगे, रेलवे का जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है, और भी बहुत सारा एग्ज़ाम होता है। हाल ही में आई थिंक बिहार में क्या निकला है, पंचायत सचिव के लिए कोई एग्ज़ाम निकला है। ठीक है, आप में अगर कोई पंचायत वेब सीरीज़ देखा होगा तो सचिव से किसी ने देखा, नहीं देखा, जिसने भी कभी देखा होगा कभी देखिएगा, तो वहाँ आप गांव के सचिव से रिलेट कर पाइएगा। तो जो एग्ज़ाम का फॉर्म वगैरह आता है उसमें आप देखते होंगे कि 10th लेवल पे एग्ज़ाम हो रहा है, 12th लेवल पे एग्ज़ाम हो रहा है, और जो व्यक्ति फॉर्म भर रहा है वो तो 10th 12th पास है ना, तभी। यानी कि जो 12th लेवल पे एग्ज़ाम है, कई दफ़ा लोग बीटेक करके वो क्या करते हैं, एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं। ठीक है, ठीक से बैठ जाओ बाबू। और बीटेक करके जो लोग 12th लेवल के एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहे हैं तो वो तो निकल जाना चाहिए उनसे, नहीं। लेकिन होता ये है कि बीटेक करने के बाद वो 2-3 साल तैयारी करते हैं उस एग्ज़ाम की, या फिर जा क्या करते हैं, वो एग्ज़ाम जाके देते हैं। यानी जिस एग्ज़ाम में 12th तक का सिलेबस आ रहा है, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, उस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर गेन करने के लिए, अच्छा रैंक लेने के लिए बच्चा 3 साल तैयारी करता है। क्या पढ़ाया जाता है, वही जो 12th तक में पढ़ाया गया था। तो सवाल उठता है कि पढ़ाया क्यों जा रहा है, पढ़ाया इसलिए जा रहा है कि 12th तक क्या किया गया, एक बेसिक पैटर्न को आगे बढ़ा दिया गया, नहीं जो एग्ज़ाम में आता। लेकिन जब बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाता है तो वहाँ पे उसी बेसिक पैटर्न, उसी बेसिक चीज़ों से कुछ ट्रिक भी निकल के आता था, नहीं जो उसे नहीं पढ़ाया गया समय रहते हुए, या कई दफ़ा बच्चे ने नहीं पढ़ा, इसलिए दोबारा क्या करनी पड़ता है, तैयारी। वो छोड़िए, रेलवे ग्रुप डी का देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक वैल्यू आता है कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। इस पे बेसिक चीज़ें क्वेश्चन में आता है, और लोग रेलवे ग्रुप डी का भी क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। बेसिक नॉन प्रोनाउन बेस्ड क्वेश्चन आता है, उसका भी लोग अलग से तैयारी करते हैं। तो अलग से तैयारी क्यों किया जा रहा है, अलग से जो हमारे देश में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है, ये 2 बात को बड़ा अच्छे से बताता है। पहला बात तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को बताता है, नहीं कि कितना वाहियात एजुकेशन सिस्टम है, जहाँ पे 1 सेकेंड। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो अलग से तैयारी करनी पड़ती है, 2 बात साफ बताता है। पहला बात क्या कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना ख़राब है, नहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना ख़राब है कि बीटेक के बच्चे को या पीएचडी करने वाले बच्चे को, एक दफ़ा यूपी का कुछ आया था, बहुत पहले की बात है, शॉकिंग डेटा है। एक बार नाली वगैरह साफ़ करने के लिए कोई कुछ कर्मी चाहिए थे, नहीं जो नाली वगैरह साफ़ करे, झाड़ू वगैरह लगाए। तो इन सब के लिए जो लोग चाहिए थे, अब नौकरी इतना लोग हैं या नौकरी कम है। अब ऐसा थोड़ा है कि पूरे देश को झाड़ू लगाने के लिए पूरे देश को लगा देंगे, चलो सब झाड़ू लगाओ, सबको पैसा मिलेगा, नहीं। लोग क्या हैं, सेकंड, हाँ, तो जो लोग हैं सबको तो पूरे देश को नहीं लगा सकते कि चलो पूरा देश झाड़ू लगाएगा, सबको सैलरी देंगे, नहीं। कुछ लोग चाहिए थे, तो झाड़ू लगाने के लिए फिर भी आप कोई भी लगा सकता है, इसमें कोई ख़ास क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा साइंस थोड़ी लगाना है कि नहीं
मैथमेटिक्स आना चाहिए, लैंग्वेज आना चाहिए, तब जाके झाड़ू से इंटरेक्ट करेगा। हाउ बडी, हाउ कैन आई यूज यू, नहीं ना। लेकिन वहाँ पे फिर क्या किया जाए, फिर भी उन्होंने निकाल दिया, चलिए 8वीं पास व्यक्ति इसके लिए क्या कर सकता है, झाड़ू या नाली साफ के लिए अप्लाई कर सकता है, कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए। जब उसके लिए जो क्या आया, लोगों ने अप्लाई किया तो देखा गया जिस काम को 8वीं पास व्यक्ति कर सकता है, उस झाड़ू लगाने के काम के लिए पीएचडी वाले लोगों ने अप्लाई किया कि हमें प्लीज़ क्या दे दीजिए, ये काम दे दीजिए। तो दो चीज़ बताता है। पहली बात तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो इस बात को बताता है कि बीटेक का बच्चा, पीएचडी क्या हो बच्चा, एमएससी क्या हो बच्चा, कई दफ़ा 12th लेवल के, 10th लेवल के जो लेवल पे जो एग्ज़ामिनेशन होता है उसका अलग से तैयारी करना पड़ता है। तो फिर हमें शिक्षा व्यवस्था के बारे में ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं ना है। जहाँ एक ग्रेजुएट व्यक्ति 12th लेवल का जो एग्ज़ाम है उसको देने के लिए अलग से 2-3 साल तैयारी करता है, तो उसके बाद हमें क्या, देश के जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं हो पड़ती है। और दूसरा ये बताता है कि हमारे देश में इतना बेरोजगारी है कि हर अगला व्यक्ति क्या ध्यान दे रहा था, कहीं से कोई एग्ज़ाम का फॉर्म निकले, एग्ज़ाम का फॉर्म भर दूँ और कोई जॉब लग जाए। तो ये भी देखने को मिलता है, कई दफ़ा लोग खेतों में काम कर रहे हैं, कोई दुकान पे काम कर रहा है, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है, लेकिन सब एग्ज़ाम फॉर्म भर रहा है। रीजन सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी रहेगी, एकदम आराम से जाएंगे, आराम से आएंगे। तो ये भी सारी समस्या। चलिए, इन समस्याओं से देश जूझ रहा है। जब तक यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं आएगा, लोग की मानसिकता में सुधार नहीं आएगा, लोग की मानसिकता में सुधार नहीं आएगा, तो देश का क्या विकसित होगा, कहीं नहीं। हाल ही में रिपोर्ट आया है, अगर मेरी सूचना सही है तो यूएन ने आई थिंक इंडिया को डेवलपिंग कंट्री के लिस्ट से क्या कर दिया है, बाहर कर दिया है। फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा इन्फॉर्मेशन, वैसे मैं चेक करके भी बता दूंगा। तो यहाँ पे ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये समझा कुल मिला के कि अलग अलग रूप में जो क्या होंगे, फ्रैक्शन होंगे, नहीं, उसको हम लोग किस प्रकार से डेसिमल के फॉर्म में क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक। और जिस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर एब्सेंट हो तो जो 1 होता है वो क्या होता है, सेल्फ अंडरस्टूड डिनोमिनेटर। ये बात याद रखिएगा। अब जरा आते हैं कहानी किस पे, डेसिमल। ध्यान दीजिए, डेसिमल को भी हम लोग 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, 3 टाइप्स ऑफ डेसिमल। पहला रिपीटिंग, दूसरा टर्मिनेटिंग, तीसरा नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है बताता हूँ अभी। नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए ध्यान दीजिए, एक तो बेसिक ये समझ लीजिए, रिपीटिंग डेसिमल उसको बोलते हैं। डेसिमल का रिपीटिंग फॉर्म वो होता है जब डेसिमल के बाद क्या हो रहा है, सेम चीज़ रिपीट रही है, जैसे 25.65 65 65 65। क्या 2 जरूरी है? नहीं, एक भी हो सकता है। 7 7 7 7 7 7 7। अच्छा, यानी कि शुरू से ही रिपीट करना जरूरी हो, कोई दिक्कत, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है 3 2 9 1 3 2 8, चलिए 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1। यानी डेसिमल का ऐसा फॉर्म जहाँ डेसिमल के बाद क्या होता है, नंबर अपने आप रिपीट करना क्या कर देता है, शुरू नहीं, उसको रिपीटिंग कैटेगरी में रखते हैं। अब आते हैं किस में, टर्मिनेटिंग।
टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जहाँ पे एकदम पॉज हो गया। पॉज हो गया मतलब कुछ ऐसा 3.759 ख़त्म, 6.321345 क्या एक पे ख़त्म नहीं हो सकता, बिल्कुल होता है। 2.5, 3.7 जहाँ पे एंड हो गया। इन्फिनाइट नहीं है नंबर्स, इन्फिनाइट डिजिट नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग फॉर्म। यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। अब आते हैं नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे कि अपने नाम से नेचर बता रहा है, ना ही रिपीट करेगा ना ही टर्मिनेट करेगा, मतलब रुकेगा भी नहीं, रिपीट भी नहीं करेगा, तो कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। 3.71234539122531627 ना ही ये रिपीट करेगा ना ही ये रुकेगा। ठीक है, तो ये हो गए बेसिकली डेसिमल के 3 टाइप। अब ज़रा और क्या बढ़े इसमें आगे, तो एक चीज़ समझिए, क्या कोई भी जो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर ऐसा नंबर जिसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p और q दोनों ही इंटीजर होगा, लेकिन q 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी रेशनल नंबर होता है अगर उसे आप डेसिमल फॉर्म में लिखिएगा तो या तो वो क्या होगा, रिपीटिंग, या तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, यानी कोई अगर आपको रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में लिख के देता है और बोलता है किस प्रकार का नंबर है, तो आप साफ साफ बोल सकते हैं ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए, रेशनल नंबर है इसीलिए कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म हो या फिर रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म हो, दोनों को ही p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ की q किसके बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। आगे हम देखेंगे अभी कि इसे क्या करते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, p/q के रूप में कैसे लिखते हैं। और जो डेसिमल फॉर्म क्या हो, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो वो नंबर शो करता है किस नंबर को, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। चलिए, तो अगर डेसिमल फॉर्म दिया हुआ किसी नंबर का, तो उसको देख के आप बता सकते हैं कि ये नंबर रेशनल है या इरेशनल। अगर वो रिपीटिंग है या टर्मिनेटिंग है तो वो नंबर रेशनल हो गया, और अगर वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, तो वो नंबर कैसा हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो अभी हमने डेसिमल का 3 कैटेगरी देखा। पहला था रिपीटिंग, दूसरा टर्मिनेटिंग, और तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। आपने टर्मिनल सुना होगा, राजेंद्र नगर टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, नहीं, वो टर्मिनेटिंग टर्मिनल वर्ड आपस में जुड़ा हुआ है। अब ध्यान दीजिए, ये जो 2 कैटेगरी के डेसिमल होंगे, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म। मतलब
P अपॉन Q के रूप में, जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0। अब एक सवाल कि अगर Q 0 होगा तो क्या होगा। अगर Q 0 हो जाएगा, सपोज Q इक्वल्स टू 0, देन वो नंबर अनडिफाइन हो जाएगा। क्योंकि 0 होने से नंबर का अनडिफाइन होने का क्या संबंध है, इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहिएगा तो क्लास 11th में एक चैप्टर है लिमिट, जब आपको वो पढ़ाया जाएगा तो आप इसके बारे में बेहतर समझ पाइएगा। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए, अगर Q इक्वल टू 0 हो जाएगा तो नंबर क्या हो जाएगा, अनडिफाइन। ठीक है, चलिए ठीक से बैठो बाबू। लेकिन जो ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग फॉर्म, इसको आप P अपॉन Q के रूप में यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। कांट बी रिप्रेजेंट इन फ्रैक्शनल फॉर्म। चलिए, तो जिसे हम लोग जिस प्रकार के डेसिमल को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, मतलब P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते। और आपको अगर रिवाइज करते आ रहे हैं तो ध्यान होगा क्या, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इरेशनल नंबर कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ठीक है ना, तो इरेशनल नंबर होता है ऐसा डेसिमल इरेशनल नंबर को शो करता है, उसे हम लोग P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। चलिए, अब आते हैं हम लोग किस प्रकार हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल को क्या करेंगे, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे, फिर आएंगे रिपीटिंग पे। ध्यान दीजिए, अगर बात करें टर्मिनेटिंग फॉर्म का तो ध्यान दीजिए, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको हमें फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है तो बड़ा सिंपल होता है। क्या, पहले तो क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखने के उपरांत क्योंकि आपको डेसिमल रिमूव करना है, डेसिमल रिमूव कर दीजिए। जब हम लोग क्या कर रहे थे, फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर रहे थे, हमने बताया था कि 1 क्या बन जाता है, डेसिमल। तो 1 जब डेसिमल बन जाता है तो वही डेसिमल अभी क्या बन जाएगा, 1। तो डेसिमल के बदले क्या लिख देना है, 1। और मैंने बताया था कि 1 के बाद जितना 0 होगा उतना डेसिमल के बाद क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट लागू होगा कि डेसिमल के बाद जितना नंबर है 1 के बाद उतना क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये इस प्रकार लिखाएगा, समझे। मान लीजिए कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, उसे कैसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे, तो सिंपल है, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, डेसिमल को रिमूव करने के बाद उसके बदले 1 लिखिए, उसके बाद जितना नंबर है उतना 0 लगा दीजिए, और इस प्रकार से ये कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। इस प्रकार से किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में जो नंबर लिखा हुआ है, जो डेसिमल टर्मिनेटिंग फॉर्म में है, जो डेसिमल टर्मिनेट कर रहा है, रुक रहा है, उसे हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि कोई अगर रिपीटिंग फॉर्म का डेसिमल है, रिपीटिंग टाइप का डेसिमल है, तो उसे कैसे हम क्या करें,
फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखें। अब इसे ज़रा ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ठीक है। ज़रा मैं क्वेश्चन लेता हूँ एक। 73.69696 या 7 कर लेता हूँ, 9696। साफ साफ दिख रहा है ये जो डेसिमल में एक नंबर लिखा हुआ है डेसिमल फॉर्म में, उसमें 969696 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अब मुझे कन्वर्ट करना है इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में, ठीक है। अब कैसे करेंगे तो हर स्टेप को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इस टाइम हम लोग 2-3 क्वेश्चन लेने का प्रयास करेंगे। हर स्टेप को ध्यान से समझिएगा। हर स्टेप को जब ध्यान से समझिएगा तब जाके फाइनली समझ में आएगा आपको। ध्यान दीजिए। पहला जो स्टेप होता है सॉल्यूशन का, लेट गिवन नंबर x, यानी दिए हुए नंबर को क्या मान लीजिए आप, x मान लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x बराबर दिया हुआ नंबर, क्या नंबर दिया हुआ है 73.796969696। ये मानने के बाद करना क्या है, हमें ये जो नंबर x है इसको कुछ इस प्रकार लिखना है कि डेसिमल के बाद इस x को ऐसे दो, जो नंबर है ना x, उसको कुछ इस प्रकार से चेंज करना है ताकि हमें दो ऐसा नंबर मिले जिसमें डेसिमल के बाद सेम चीज़ हो। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस नंबर x को इस प्रकार से लिखना है ताकि दो ऐसा नंबर मिले डेसिमल फॉर्म में जहाँ डेसिमल के बाद सेम चीज़ हो, ठीक है। अब मैंने जो बोला उसको, उसका मतलब क्या है वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। x के बाद मैं क्या निकालूंगा 10x, मतलब कि मैं x को 10 से क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, छोटी सी बात, हो सकता है कि आप में से बहुतों को पता हो, अगर नहीं पता हो तो समझ लीजिए। ये इक्वल टू का साइन का मतलब क्या है कि जो काम LHS में होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड में होगा, वही काम कहाँ करिएगा, RHS में, तभी ये साइन का वैलिडिटी मेंटेन रहेगा। नहीं, जैसे कि क्या लिखा है 1 = 1, अगर मैं चाहता हूँ इक्वल टू का साइन बरकरार रहे तो अगर मैं ऐसा कर देता हूँ +2 इधर भी +2 इधर भी, तो क्या रहेगा 3 = 3। मतलब जो काम आपने LHS में किया है अगर वही काम आप RHS में भी करते हो तो ये इक्वल टू साइन एज इट इज़ कंटिन्यू रहता है, नहीं। लेकिन मात्र अगर आप एक इस तरफ करते हो, इस तरफ नहीं करते हो, तो ये एक इनवैलिड स्टेटमेंट हो जाएगा, ये एक इनवैलिड काम हो जाएगा मैथ्स में, ठीक है। तो जब भी अगर इक्वल टू का साइन लगा हो, आप कुछ प्रोसेस LHS में कर रहे हो, आपको वो प्रोसेस LHS में भी करना पड़ेगा। जैसे आप इस तरफ LHS में स्क्वायर कर रहे हो तो RHS को भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर आप एक ऐसा काम नहीं करते हैं, बस एक साइड करते हैं, तो ये आपने जो काम किया है ये इनवैलिड है, ये गलत है। चलिए, तो 10x मतलब क्या, मैंने x में क्या किया 10 मल्टीप्लाई किया, तो मुझे वो मल्टीप्लाई इस तरफ भी करना पड़ेगा, जैसा कि अभी देखा। तो ये हो जाएगा 10 × 73.7969696969696। चलिए, अब हम लोग ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं
अगर किसी डेसिमल फॉर्म में लिखे हुए नंबर को 1 के बाद लगातार 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जितना 0 होता है डेसिमल उतना राइट चले जाता है, नहीं। लेकिन किसी डेसिमल फॉर्म में लिखे हुए नंबर को 1 के बाद लगातार 0 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल के बाद जितना क्या रहता है, 1 के बाद जितना 0 रहता है डेसिमल उतना लेफ़्ट चले जाता है। 1 के बाद लगातार 0 से किसी डेसिमल फॉर्म को मल्टीप्लाई करने पे 1 के बाद जितना 0 है डेसिमल उतना राइट जाता है, और 1 के बाद लगातार 0 से किसी डेसिमल फॉर्म को डिवाइड करने पे 1 के बाद जितना 0 रहता है डेसिमल उतना क्या आता है, लेफ़्ट आता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 के बाद एक 0 है तो डेसिमल एक क्या करेगा, राइट में मूव करेगा। तो ये हो जाएगा आपको 10x इक्वल टू 737 डेसिमल, उसके बाद क्या रहेगा 96 96 96 96 96। अब मैं निकालूंगा 100x। तो इस तरफ जैसे मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया मुझे सेम उस तरफ भी करना होगा, ताकि ये जो इक्वल टू का साइन है इसकी वैलिडिटी मेंटेन रहे। सेवन 96 96 96 96। अब ध्यान दीजिए, यहाँ 1 के बाद 2 0 है तो डेसिमल 2 बार राइट शिफ्ट करेगा, तो ये 9 से पहले आ जाएगा। तो 100x का वैल्यू क्या होगा, 7379.69 69 69 69 69 69। अब मैं इसे 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा। कब तक करना है बहुत जल्द पता चल जाएगा आपको कि ये कब तक करना है। तो 1000 से मैं LHS में किया है तो 1000 से RHS में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1000 इंटू 73.796 96 96 96 96। चलिए, जैसा कि 1000 से मल्टीप्लाई किया गया है तो 1 के बाद 3 0 है तो डेसिमल 3 बार राइट शिफ्ट करेगा, तो ये हो जाएगा 73796.96 96 96 96 96 96। अब यहाँ पे गौर करिए आप, क्या मैंने क्या बोला था, x को कुछ उस प्रकार से लिखना है ताकि डेसिमल के बाद नंबर लगातार क्या हो, असेम, वो लिखा जा चुका है। आप इस पे फोकस करिए और आप इस पे फोकस करिए और आप सोने पे फोकस करिए। चलो ध्यान दीजिए, ये 10x लिखा है, क्या लिखा है 1000x। 10x में डेसिमल के बाद देखिए और 1000x में डेसिमल के बाद देखिए, क्या सेम चीज़ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। 10x में डेसिमल के बाद जो है 1000x में डेसिमल के बाद सेम चीज़ है ना, 96 96 96। इसी यही दोनों का इंतज़ार था, ऐसा कुछ दो मिल जाए, हो गया। अब आपके काम आसान हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट को ज़रा इरेज कर देते हैं। तो जो 10x आया वो कितना था, ध्यान दीजिएगा 737.96 96 96 96। इसे मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1, ठीक है। और ये 1000x कितना था, 739796.96 96 96। इसे मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 2, ठीक।
अब मैं क्या करता हूँ, 9, मैं इक्वेशन 2 को घटा देता हूँ किससे, इक्वेशन 1 से। तो जब भी इस प्रकार की इक्वेशन को घटाना हो तो LHS को LHS से घटाइए और RHS को RHS से घटाइए, उससे जो ये इक्वल टू का साइन रहता है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। तो इक्वल टू का साइन आ गया। 1000x में से कितना घटाना है, 10x, तो कितना आ जाएगा 990x, ठीक। और यहाँ पे देखिए, जब भी हम लोग घटाते हैं राइट साइड से शुरू करते हैं। 6 में 6 0 बोलेगा ना, इससे पहले, हाँ बहुत पहले तो लिखा है, लेकिन कहीं भी आखिरी में 6 ही लिखा है ना लगातार। 6 से 6 0, 9 से 9 0, 6 से 6 0, 9 से 9 0, 6 से 6 0, 9 से 9 0, 6 से 6 0, 9 से 9 0। सॉरी, यहाँ तक, यहीं तक था, आगे बढ़ गया डेसिमल के पहले। मतलब डेसिमल के पहले क्या आएगा, सॉरी डेसिमल के बाद लगातार क्या आएगा, 0 आएगा ना। और डेसिमल के बाद लगातार जब 0 लिखे हो तो 0 का आप लिखिए या ना लिखिए, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। जैसे कि मैं लिखता हूँ 2.000, ये किसके बराबर है, 2 के बराबर, ठीक है। यहाँ इन्फिनाइट नंबर आप 0 लिखते हैं तब भी किसके बराबर होगा, ये 2 के बराबर ही। तो लगातार 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब आते हैं डेसिमल से पहले। तो 6 में से 9, सॉरी 6 से 7 क्या नहीं हो सकता है, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। तो हम क्या लेंगे, एक कैरी लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 16, 16 में से 7 गया तो 9, ये बचेगा कितना 8, 8 में से 3 गया तो 5, ये बचेगा कितना 7, 7 में से 7 गया तो 0, और ये कितना बच गया 3, 7। अब ध्यान दीजिए, अगर x को एक तरफ रखते हैं तो x के साथ मल्टीप्लाई में इस तरफ किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। इस प्रकार ये जो रिपीटिंग टाइप का क्या था, डेसिमल, वो फ्रैक्शन में चेंज हो चुका है, ठीक है। चलिए देखिए, समझिए। तो अभी हमने ये देखा कि ये जो रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म में क्या लिखा हुआ था, नंबर, उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में बदलने पे कितना आता है, ये जो नंबर है इसका फ्रैक्शनल फॉर्म में कितना आया, 73059, 73,059 अपॉन 990। अब एक चीज़ समझिए, ये जो क्वेश्चन है ये कई दफ़ा सब्जेक्टिव में आता है। अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आता है तो आपको जो प्रोसेस किया गया वही पूरा प्रोसेस करके दिखाना पड़ेगा, इस डेसिमल फॉर्म को फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे चेंज किया जाए। लेकिन कई दफ़ा ये क्वेश्चन किस में आता है, ऑब्जेक्टिव में। तो अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है तो आपको इतना पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर कैसे किया जाए उसके लिए ध्यान दीजिए, समझिए। एक अलग तरीका है, मैंने इसको इसलिए यहाँ लिखा है ताकि उस तरीके से जो आंसर आए, और ये जो आंसर है दोनों आंसर सेम होना चाहिए ना, ताकि आप देख सके दोनों आंसर कैसे सेम आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है सेम आंसर दोनों, इसका मतलब या तो पिछला गलती होगा या तो ये वाला गलती है। नहीं, ध्यान दीजिए। तो जो गिवन नंबर है वो लिख लीजिए। गिवन नंबर लिखने के बाद जो नंबर डेसिमल से पहले है उसे लिख लीजिए, उसके बाद प्लस का साइन। लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं बनाइए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए, जो चीज़ क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, उसको बार बार लिखने के बजाय आप रेकड़ी का मदद से क्या कर सकते हैं, उसको शो कर सकते हैं। नहीं,
जैसे कि इस प्रकार से। जो ये लिखा गया है और ये लिखा गया है, दोनों बात क्या है, बिल्कुल सेम। ये और ये सेम है। ये रेकरी बता रहा है क्या, ये नंबर क्या करेगा, खुद को बार बार रिपीट करेगा। ठीक है, तो पहले गिवन नंबर को रेखी लगा के लिख लीजिए। उसके उपरांत जो नंबर डेसिमल से पहले है एज इट इज़, उसके बाद प्लस का साइन। जो नंबर डेसिमल के बाद है उसको लिख लीजिए। जिस नंबर पे डेसिमल के बाद रेकरी नहीं लगा है उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अपॉन जितने पे रेकरी लगा है उतना 9 और जितने पे रेकरी नहीं लगा उतना 0। ध्यान दीजिएगा, जो नंबर डेसिमल से पहले है उसको क्या लिख लेना है, एज इट इज़ लिख लेना है। उसके बाद प्लस का साइन। देन जो नंबर डेसिमल के बाद है उसको लिखना है। जिस पे रेकरी नहीं लगा हुआ उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। डिनोमिनेटर में जितने पे रेकरी लगा है उतना 9 और जितने पे रेकरी नहीं लगा उतना क्या लिख देना है, 0। अब ये हो गया स्टेप 1। आगे क्या, 73 प्लस, इसको जब आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 16 में से 7 गया तो 9, ये बचा 8 अपॉन, सिंपल सा। एक तो तरीका ये है कि डिनोमिनेटर में 1 ले लीजिए, नहीं तो इस केस में क्या कर सकते हैं आप, सिंपल इसको क्या करिए, इससे मल्टीप्लाई करिए और इसको इसमें क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अब ध्यान दीजिए, जब भी इस प्रकार का मल्टीप्लिकेशन हो तो अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करने बैठते हैं तो आपको टाइम लग जाएगा। ये प्रोसेस फॉलो मत कीजिए, आप ये प्रोसेस फॉलो कीजिए। नहीं 90, हाँ 990 से था, एक जीरो आपने छोड़ा है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसके आखिरी में क्या लगा दीजिएगा, 1 0। नहीं, ध्यान दीजिए, 9 3 27, 7 2 7 9 63 2 65, बस 0, फिर सेम चीज़ रिपीट। 7 5 12 2 1, 6 5 11 12 2 1 6 1 7, 1 0 था, बाद में वो 0 लगा देंगे। तो ये आ जाएगा 7227 प्लस 789 अपॉन 990। चलिए अब ऐड करते हैं, 9 0 9 8 7 15 5 1 7 2 9 1 10 0 1 7 2 1। जो उस मेथड से आया था और ये इस मेथड से आया है, दोनों क्या है, सेम है। नहीं, अगर सब्जेक्टिव में आता है तो पहले वाला मेथड से बनाइए और अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो इस मेथड से बनाइए। ठीक है, इस प्रकार अगर कोई भी रिपीटिंग फॉर्म का क्या होता है, डेसिमल, उसका फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन लेते हैं 274.594 सॉरी हाँ 594 594 594 594। जैसा लास्ट टाइम में किए थे वैसा अभी भी करना है।
जो गिवन नंबर दिया है उसे क्या कर लेना है, लेट एक्स नहीं, लेट गिवन नंबर एक्स, ठीक है। तो गिवन नंबर को एक्स लेट कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 274.594 फिर वही काम, x को कुछ इस फॉर्म में लिखना है कि डेसिमल के बाद हमें क्या मिले, सेम नंबर नहीं। तो चलिए उसके लिए क्या निकालेंगे हम लोग 10x। अब जो लास्ट में प्रोसेस की तो प्रोसेस हर बार नहीं करेंगे, 10x करेंगे तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक बार किधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 2745.945। अब अगर हम क्या निकालते हैं 100x, तो डेसिमल 2 बार राइट शिफ्ट करेगा तो 27459, उसके बाद डेसिमल के बाद क्या आ जाएगा 459 459 459 459। अब अगर हम लोग क्या निकालते हैं 1000x, तो ये क्या करेगा 3 बार राइट शिफ्ट करेगा तो आ जाएगा 274594, उसके बाद डेसिमल 594 594 594 594। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस केस में और इस केस में डेसिमल के बाद नंबर क्या है, सेम है और वही चाहिए था। तो x बराबर क्या है 274 डेसिमल, उसके बाद 594 सॉरी ठीक तो था 594 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। और जो हमारा 1000x था वो क्या हो जाएगा 274,594 डेसिमल, देन 594 ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब भी इक्वल टू का साइन हो तो LHS को अलग सब्ट्रैक्ट करते हैं और RHS को अलग। तो 1000 में से x में से एक x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 999x। और यहाँ लगातार डेसिमल के बाद सेम चीज़ है, तो 4 से 4 0, 9 से 9 0, 5 से 5 0, इस प्रकार से ये इससे सब्ट्रैक्ट करके पूरा क्या आ जाएगा डेसिमल के बाद लगातार 0, और डेसिमल के बाद लगातार 0 आ जाएगा। उसको लिखिए ना लिखिए बात क्या है, बराबर। अब डेसिमल से पहले देखें तो 4 में से 4 कितना आ गया 0, 9 में से 7 2, 5 में से 2 3 4 7 2। इस x का वैल्यू कितना होगा 274,320 अपॉन 999। इस प्रकार से ये भी नंबर जो कि इसमें डेसिमल फॉर्म में था वो फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या हो गया, चेंज हो गया। अब अगर सब्जेक्टिव में आए तो ऐसे ही करना है, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे करना है देख लेते हैं। ये फ्रैक्शनल फॉर्म में आया कुछ इस प्रकार से 274,320
अपॉन 999। चलिए ध्यान दीजिए, अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर क्या था हमारा 274, उसके बाद 594 594 594 594। इसी को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 274 फिर डेसिमल देन 594 के ऊपर रेकरी लगा के। इसका मतलब है कि ये क्या कर रहा है, नंबर बार बार रिपीट कर रहा है खुद को। फिर जो लास्ट टाइम बताया था वही कॉन्सेप्ट को फिर से अप्लाई करेंगे। डेसिमल के पहले जो लिखा हुआ उसको एज इट इज़ लिख दीजिए, देन एक प्लस का साइन। फिर डेसिमल के बाद जो लिखा हुआ उसको लिख दीजिए, जिस पे रेकरी नहीं लगा उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ऐसा कुछ है ही नहीं तो कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। फिर जिस पे रेकरी लगा उतना 9, जिस पे रेकरी नहीं लगा उतना 0, कोई है नहीं तो 0 क्यों लगाना है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे। तो चलिए 274 को ज़रा 999 से क्या किया जाए मल्टीप्लाई, 9 चौका 36, 6 3 7 9 63 3 66 6 6 9 2 18 6 24, सेम चीज़ 6 6 4 2 6 6 4 2 6 6 6 12 2 1 6 4 10 16 17 7 1 6 4 10 2 12 1 13 3 1 4 2 6 1 7 2 7 3 7 2 6 प्लस 594 अपॉन 999। 6 4 10 0 1 9 2 11 1 12 2 1 7 5 12 13 3 1 3 1 4 7 2 2 7 4 3 2 0। ठीक, चलो वही सेम आंसर। तो सब्जेक्टिव मेरिट उस प्रकार से, ऑब्जेक्टिव मेरिट इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, जो भी नंबर डेसिमल फॉर्म में उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं। टर्मिनेटिंग का देख चुके हैं, रिपीटिंग का देख चुके हैं। चलिए अब जरा एक चीज़ देखते हैं क्या, कि मान लीजिए कोई फ्रैक्शन लिखा है P अपॉन Q के फॉर्म में, ठीक है। इस फ्रैक्शन को देख के कैसे पता करें कि ये जो फ्रैक्शन होगा ये टर्मिनेटिंग होगा या फिर रिपीटिंग होगा। ध्यान दीजिएगा, ये समझने वाले हैं कि देखिए किसी भी फ्रैक्शन है, या तो फ्रैक्शन क्या हो सकता है डेसिमल में टर्मिनेटिंग फॉर्म, या तो रिपीटिंग फॉर्म। क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग ना रिपीटिंग होगा तो उसे P अपॉन Q के रूप में लिखा ही नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो किसी भी फ्रैक्शन को देख के कैसे पता करें कि वो टर्मिनेटिंग फॉर्म में होगा या रिपीटिंग फॉर्म में होगा, समझिए, ध्यान दीजिए। मान लीजिए फ्रैक्शन गिवन है P अपॉन Q, जो स्टेप 1 है वो है पहले सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन। यानी क्या करना है, फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन का, तो ध्यान दीजिए क्या, अगर कहीं ऐसा लिखा हो 4/16, आपको साफ साफ दिख रहा है
कि 4 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है ना। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। क्या आप कुछ हो सकता है, नहीं। तो फ्रैक्शन को इस हिसाब से लिख देना ताकि ऊपर नीचे में सेम चीज़ से कोई कैंसिल ना हो। 1 को छोड़ के, 1 से तो हमेशा हो सकता है। 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, तो वही सेम चीज़ रिपीट करेगा ना। 1 के अलावा किसी नंबर से क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो सकता है? अगर हाँ तो करिए। आज जब नहीं हो सकता है, उसके बाद जो आपने फ्रैक्शन प्राप्त किया है वही क्या है, फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, ये तो हो गया समझने की भाषा में। और अगर कोई बोले क्या कि सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन से तात्पर्य ये होता है कि जो फ्रैक्शन p अपॉन q के रूप में लिखा गया है, वहाँ अगर आप p और q का क्या ज्ञात करते हैं, HCF, तो वो अगर क्या आता है 1, इसका मतलब फ्रैक्शन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। कोई भी फ्रैक्शन p अपॉन q के रूप में लिखा गया है, p q का HCF अगर 1 आता है तो फ्रैक्शन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, और HCF तो आई थिंक आता ही होगा, नहीं आता होगा तो एप्टीट्यूड वाले में आई थिंक LCM हो ही चुका है, फिर बाद में HCF होगा, देख लीजिएगा वहाँ से। अगर कोई चीज़ एप्टीट्यूड में मैं मैथ्स का कवर कर देता हूँ तो फिर यहाँ पे कवर नहीं करूँगा, ताकि क्या हो, दोनों जगह एक ही चीज़ सेम चीज़ रिपीटेड पढ़ाने का क्या मतलब है। वहाँ से देख लीजिएगा तो वो भी पढ़ लीजिएगा, यहाँ भी पढ़ लीजिएगा, उससे सिलेबस भी जल्दी क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए। तो पहला स्टेप तो ये देखना है, हम लोग देख क्या रहे हैं, हम लोग देखने का प्रयास ये कर रहे हैं कि कोई फ्रैक्शन p अपॉन q के रूप में लिखा है, तो उस फ्रैक्शन को देख के कैसे जज किया जाए कि इस फ्रैक्शन का जब डेसिमल फॉर्म लिखेंगे तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर रिपीटिंग होगा। ये पता करने के लिए कि फ्रैक्शन का डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा, सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, जो फ्रैक्शन दिया उसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग स्टेप 2 में डिनोमिनेटर पे फोकस करते हैं, डिनोमिनेटर पे, न्यूमरेटर पे नहीं, किस पे, डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर पे ये फोकस करते हैं कि डिनोमिनेटर में जो भी लिखा है उसका प्राइम फैक्टर या तो 2 हो या तो 5 हो, और या तो 2 और 5 हो, या 5 और 2 हो। ध्यान दीजिए, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए एक बार, उसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप ये चीज़ें समझ में आनी क्या हो जाएगी, शुरू। ध्यान दीजिए, क्या कोई फ्रैक्शन p अपॉन q के रूप में लिखा गया है, जो ही फ्रैक्शन p अपॉन q के रूप में लिखा गया है, उस फ्रैक्शन का जब हम डेसिमल फॉर्म निकालेंगे तो या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या तो फिर क्या होगा, रिपीटिंग होगा। हम फ्रैक्शन को देख के कैसे अंदाज़ा लगाएं या कैसे ये बोल सकें बिना उसको चेंज किए हुए। एक तो हो सकता है क्या, फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में चेंज करके बता रहे हैं ना, यहाँ पे चेंज नहीं करना है, तब चेंज करके बता लिए तब तो कोई बात ही नहीं हो। वैसे तो क्या ही जा सकता है, फ्रैक्शन को बिना डेसिमल फॉर्म में चेंज किए हुए कैसे बताएं कि फ्रैक्शन को जब भी डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे तो वो रिपीटिंग होगा या फिर टर्मिनेटिंग होगा, या टर्मिनेटिंग होगा या फिर रिपीटिंग होगा। उसके लिए क्या करना है, जो भी फ्रैक्शन दिया है सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करना है। फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये होता है कि उसको p अपॉन q के रूप में ऐसा लिखा जाए कि p और q का HCF कितना है, 1 आए। और सिंप्लीफाई करने के बाद आपको डिनोमिनेटर पे फोकस करना है, हर पे फोकस करना है, नीचे वाले पे फोकस करना है, और उस पर यह फोकस करना है कि उसका प्राइम फैक्टर या तो मात्र 2 हो या तो मात्र 5 हो, या तो 2 और 5 या 5 और 2। अब जरा आते हैं किस पे, क्वेश्चन पे। 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है 3/25। ये एक फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को देख के कैसे क्या लगाएं, अंदाज़ा लगाएं हम
इस फ्रैक्शन से। इस फ्रैक्शन को जब भी किस में चेंज करेंगे हम लोग, डेसिमल में, तो डेसिमल फॉर्म जो होगा वो रिपीटिंग होगा या फिर टर्मिनेटिंग होगा। इस फ्रैक्शन को देख के कैसे अंदाज़ा लगाएं कि इसका डेसिमल फॉर्म रिपीटिंग होगा या टर्मिनेटिंग होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे एक नया वर्ड क्या आया है, प्राइम फैक्टराइजेशन। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ये। प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना। अब प्राइम नंबर क्या होता है, किसी भी नंबर को प्राइम नंबर के रूप में लिखना, किसी भी नंबर को प्राइम नंबर के रूप में लिखना। प्राइम नंबर क्या होता है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ऐसा नंबर जो खुद के और उसके अलावा 1 के टेबल में आता है। ठीक है, 1 एक्सेप्शन है, क्योंकि 1 मात्र एक ही नंबर के टेबल में आता है। 1 खुद है और खुद तो खुद है ही। जैसे 2 होता है प्राइम नंबर, 3 है प्राइम नंबर, 5 है प्राइम नंबर। तो इन्हीं प्राइम नंबर के क्या करना है, इन्हीं प्राइम नंबर के रूप में अगर किसी नंबर को लिखा जाए तो उसे क्या बोल देते हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कि 24, तो 24 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं कितना आएगा, 12। फिर 12 से करते हैं तो 6, सॉरी फिर 2 से करते हैं तो 6, फिर 2 से करते हैं तो 3, फिर 3 से करते हैं तो क्या है, 1। ध्यान ये रखना है कि इस तरफ हमेशा कौन सा नंबर लिखना है, प्राइम नंबर। ठीक है, तो आप 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 2 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये क्या है, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन। वैसे मान लीजिए एक नंबर क्या है, 56, 2 से 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 से 7, 7 से 1। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 7। तो ये है 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन और ये है 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन। नहीं, प्राइम नंबर्स के रूप में इसे लिख दिया गया। ठीक है, चलिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपको एचसीएफ और एलसीएम बनाने में भी क्या देता है, काम आता है। चलिए, तो हमें ये जानना है कि ये जो नंबर है डेसिमल फ्रैक्शनल फॉर्म में 3/25, इसको जब हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे तो या तो वो रिपीटिंग होगा या तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। उसमें से क्या होगा, कैसे पता करें, ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या करिए, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन। स्टेप जो 1 होगा आपके सॉल्यूशन का वो होना चाहिए, सेकेंड डिनोमिनेटर जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। डिनोमिनेटर कितना है, 25। चलिए उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 5 से आएगा ये 5, अगेन 5 से क्या आ जाएगा, 1। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, 5 का स्क्वायर। अब वापस क्वेश्चन को लिखिए। तो क्या है क्वेश्चन, 3/25 की जगह क्या लिख दीजिए, 5 का स्क्वायर। अब जरा एक चीज़ देखिए, क्या 5 का स्क्वायर मतलब क्या, और अच्छे से लिखे तो 3/5 इंटू 5। क्या ऊपर नीचे कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, नहीं ना। अब ध्यान दीजिए, अगर डिनोमिनेटर में या तो बस 5 होता है या तो बस 2 होता है या तो 2 और 5, इसका मतलब ये है कि इसका जब डेसिमल फॉर्म करिएगा तो वो क्या आएगा, टर्मिनेटिंग। क्या आएगा, टर्मिनेटिंग। फिर से ध्यान दीजिए, हमें चेक करना था इस फ्रैक्शन को जब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो रिपीटिंग आएगा या टर्मिनेटिंग आएगा। तो पहला स्टेप क्या है, ये जो डिनोमिनेटर है, ये जो क्या है डिनोमिनेटर,
उस डिनोमिनेटर का क्या करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसको लिख दीजिए। उसके बाद देखिए क्या ऊपर नीचे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। तो अगर डिनोमिनेटर में मात्र 5 है या मात्र 2 है या फिर कोई इसे गलती से 20 ना समझ लें, या तो मात्र 5 है या तो मात्र 2 है या तो 2 और 5 है, तो इसको जब डेसिमल फॉर्म निकालिएगा तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। अब जरा इस फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके देख ही लेते हैं डिवाइड करके कि टर्मिनेटिंग आ रहा है कि नहीं। चलिए अब ये गलती नहीं करना है क्या कि डिनोमिनेटर बड़ा है तो अब इसको डिविडेंड बना दिए, नहीं, और न्यूमिनेटर छोटा है तो डिविजर बन गया। अपने हिसाब से अपना सहूलियत नहीं देखना, जो है वही है। चलिए अब 25 के टेबल में 3 नहीं आता है तो हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल। और डेसिमल है इसको पता करने के लिए सामने क्या लगा देते हैं, 0। डेसिमल लगाने के बाद यहाँ पे 0 लगाएंगे तो क्या होगा, 25 1 जा 25, 5, फिर डेसिमल लगाने के 0, 25 2 जा 50। और हमने अभी देख लिया क्या, टर्मिनेटिंग आ रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा बेसिक कंसेप्ट है क्या, कि जब भी आपको चेक करना हो कि जो भी मेरा एक फ्रैक्शन लिखा गया है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, एक अलग क्वेश्चन लेके ध्यान दीजिएगा, जो अक्सर गलती कर जाते हैं स्टूडेंट्स। क्या, मान लीजिए 3/15 क्या है, एक फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा हुआ, नहीं, मुझे चेक करना है कि जब भी मैं इसको डेसिमल फॉर्म में लिखूंगा तो वो टर्मिनेटिंग आएगा या फिर रिपीटिंग आएगा। तो ध्यान दीजिए, पहला स्टेप क्या है, जो भी गिवन है उसे डिनोमिनेटर में जो गिवन है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 से क्या आएगा, 5, 5 से 1, तो हो गया 3 × 5। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3/15 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 5। मैंने भी क्या बताया था कि या तो डिनोमिनेटर में 5 हो या तो 2 हो या तो 2 और 5 हो, तब कौन सा फॉर्म होगा, टर्मिनेटिंग। लोग उसको हड़बड़ी में क्या देखते हैं, यहाँ पे 3 और बोल देते हैं ये क्या होगा, रिपीटिंग। बस गड़बड़ी हो गई, क्योंकि यहाँ पे ये 3 क्या हो जा रहा है आपस में कैंसल, और कैंसल आउट होने के बाद क्या हो रहा है, ये 1/5, और यहाँ पे मात्र क्या बचा है, 5। अब ये तो आप लोग को याद होना चाहिए क्या, 0.2, तो मात्र यहाँ पे 5 है, अब 0.2 आ ही भी रहा है, मतलब ये कैसा फॉर्म है, टर्मिनेटिंग। तो ये मिस्टेक नहीं करना। चलिए अब हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर या अभी अरेशनल नंबर, यानी कि एक अरेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन नंबर। मतलब हमें 2 दिए हुए नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो कैसे, ध्यान दीजिएगा, बड़ा आसान सा चीज़ है, स्टेप समझिए। मान लीजिए एक नंबर क्या दिया है, ए हमारा क्या है, गिवन नंबर, और बी क्या है, दूसरा गिवन नंबर। ए है गिवन नंबर और बी भी क्या है, गिवन नंबर। और हमें क्या फाइंड करना है, रेशनल
नंबर बिटवीन ए एंड बी। ध्यान दीजिए, समझना क्या है कि कैसे फाइंड करते हैं और एक रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर, दो दिए हुए गिवन नंबर के बीच का एक रेशनल नंबर हम लोग कैसे क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो मान लीजिए ए एक गिवन नंबर है, बी एक गिवन नंबर है, तो एक रेशनल नंबर ए और बी के बीच में कैसे पता करेंगे। अब यहाँ पे दो मेथड है। मेथड वन है ऑलरेडी नोन, आप जानते हैं। मेथड टू है फाइंड, पता करिए। ठीक है, एक रेशनल नंबर निकालना हो दो दिए हुए रेशनल नंबर के बीच का, उसका निकालने का दो मेथड है। पहला कि आप ऑलरेडी जानते हैं, दूसरा पता करिए। कैसे बताता हूँ, ध्यान दीजिए। जैसे कि क्वेश्चन आ गया, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच में क्या करना है, एक रेशनल नंबर बताना है। आपको नॉर्मली पता है, इसमें क्या, सीधा आंसर लिखिए 1/2, पता है। लेकिन हर दफ़ा इसी प्रकार का चीज़ें नहीं रहता है, इतना सिंपल नहीं देखने को मिलता है। इतना सिंपल हो, मान लीजिए क्वेश्चन ये हो सकता है, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 0 and 1। आपको सिंपली पता है, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे 1/2 कैसे होगा, यहाँ पे 3/2 होगा ना, 1.5, 1/2 तो कितना हो जाएगा 0.5 ना, वो तो 1 से पहले आ जाएगा। हाँ, तो एक रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 तो पता था 3/2 यानी कि 1.5, 1 और 2 के बीच में आता है। फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 0 and 1, पता है क्या 1/2 मतलब 0.5, 0 और 1 के बीच में आता है। अब यहाँ पे कुछ जगह आप क्या कर सकते हैं, बिना सोचे समझे बता सकते हैं, नहीं एक क्या आप 2-3 रेशनल नंबर बता सकते हैं। जैसे 0 और 1 के बीच में आपके रेशनल नंबर पूछा है 1/2, 1/4 भी बोल सकते हैं, 0.25, 1/5 भी है 0.5। अब मज़े की बात यहाँ पे एक है, समझिए चीज़ों को, ध्यान दीजिए। जो फ्रैक्शन होता है वो हमने 3 टाइप का देखा था, लेकिन 2 मेन टाइप पे ध्यान दीजिए। एक प्रॉपर फ्रैक्शन और अगला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन 2 टाइप का होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था, न्यूमरेटर छोटा था किससे, डिनोमिनेटर से, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा था किससे, डिनोमिनेटर से। अगर n/d में n छोटा है और d क्या है, बड़ा, तो इस प्रकार के फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा होगी लेस देन 1। और इम्प्रॉपर में
जहाँ n/d में n बड़ा है और d छोटा है, तो इस प्रकार के फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा होगी मोर देन 1। अब मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑल पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन lies between 0 and 1। जितने भी क्या हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, जहाँ पे न्यूमरेटर क्या होता है छोटा और डिनोमिनेटर क्या होता है बड़ा, पॉजिटिव मतलब जिनके सामने साइन माइनस का नहीं है, प्लस का है या कोई भी साइन नहीं है, वो सब किसके बीच में लाई करते हैं 0 और 1, क्योंकि 0 से हमेशा ज़्यादा होंगे क्योंकि पॉजिटिव हैं, और क्योंकि है प्रॉपर, न्यूमरेटर है छोटा, तो 1 से हमेशा क्या होंगे कम होंगे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ऑल पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो सारा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो 0 1 के बीच में आप बहुत सारा क्या लिख सकते हैं रेशनल नंबर लिख सकते हैं, जैसे 2/3 0.6666, 3/4 0.75। ये तो हमने ये देखा कि कुछ कुछ नंबर्स के बीच में हमें क्या होता है ऑलरेडी पता होता है रेशनल नंबर नहीं, लेकिन हर समय इतने आसानी से बता पाना, यानी कि इतना आसानी से आप नहीं बता पाइएगा, आपको कुछ ना कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, चीज़ों को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, एक प्रॉपर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। वो कैसे लिखेंगे वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।